अरुण और अचल दो शब्दों से मिलकर बना है अरुणाचल, अर्थात उगते सूरज के पहाड़ों का क्षेत्र। इसे भोर के पहाड़ों का क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ के पहाड़ों के ऊपर एक संकट दिखाई पड़ता है हालिया एक अध्ययन के अनुसार। यह अध्ययन कहता है कि वर्ष 1988 से लेकर 2020 के 32 वर्षों के कालखंड में यहाँ के 110 ग्लेशियर्स गायब हो गए हैं। अब ऐसे में आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में अरुणाचल में ये 32 वर्षों में जो ग्लेशियर्स के गायब होने की इतनी बड़ी तादाद है, उसके पीछे का कारण क्या है, साथ ही साथ इसके आसन्न खतरे क्या हैं। इन सभी पक्षों पर आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। बात अगर अरुणाचल की करें तो यहाँ पर एक अध्ययन में ये बात कही गई है कि पिछले 32 वर्षों का जो समय है उसमें ग्लेशियर्स के नष्ट होने के लिहाज से अगर देखें तो 47% ग्लेशियर्स की हानि हो चुकी है। साथ ही साथ 585.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ये ग्लेशियर्स अब सिमट कर 309.85 वर्ग किलोमीटर पर आ गए हैं। साथ ही साथ अभी भी यहाँ पर जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं, उन ग्लेशियर्स के नष्ट होने की दर एक चिंता की लकीर माथे पर जरूर बल डालती है। वो दर है 16.94% की दर, जो अभी भी इन ग्लेशियरों के नष्ट होने की एक घातक स्थिति की तरफ संकेत कर रही है। अब ऐसे में इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ग्लेशियर्स लेक के बनने के साथ साथ एक और आसन्न खतरा दिखाई देता है और वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ऐसे में हम ये भी समझेंगे आज के इस एपिसोड के माध्यम से कि वास्तव में ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है और ये आसन्न खतरा क्यों बढ़ रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर खत्म हुए हैं इस अध्ययन के अंतर्गत। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इस कारण को हमने आपको बताया। बात हम करेंगे GLOF अर्थात ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, उसको भी समझेंगे। इसके कारण क्या है इन सारी घटनाओं के इतनी तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने के, उसको भी समझेंगे। NGRMP एक पहल है, भारत सरकार की तरफ से चलाया गया एक, हम कह सकते हैं कार्यक्रम है, इसको भी हम इस पर भी नजर डालेंगे। और अंत में PYQ के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक होगा अभ्यास प्रश्न, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी होगा एक प्रश्न। तो दोनों ही प्रश्नों के माध्यम से अपने अभ्यास से विश्वास को आप हासिल करते हुए सफलता की राह तय करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खबर की बात मैंने आपको भूमिका में ही बताई कि वर्ष 1988 से लेकर 2020 तक के अध्ययन के बारे में यहां पर बताया गया और ये कहा गया है कि 110 ग्लेशियर्स खत्म होने के साथ साथ इनका क्षेत्र जो है 47% की उसमें हानि दिखाई दी है, जो कि 309.85 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। अब इसमें भी जो दर है इसके नष्ट होने की वो भी काफी उच्च है, 16.94%, लगभग 17% की दर से ये भी नष्ट हो रहे हैं, जो कि काफी उच्च प्रतिशत को दर्शाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये अगर ग्लेशियर्स की संख्या के लिहाज से आप देखें तो 756 से घटकर अब 646 ग्लेशियर्स का अस्तित्व ही यहां पर रह गया है। तो संख्या के लिहाज से भी इसमें कमी दिखाई दी है और ये अध्ययन है जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित। साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकतर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जनरली ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर इनकी स्थिति है। अब जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पिघलने के बाद जो बेडरॉक होता है, आपको बेडरॉक दिखाई देने लगेगा। बेडरॉक क्या होता है, तो बेसिकली जो बुनियादी चट्टान होती है, चट्टान का जो निचला हिस्सा होता है, जो ठोस होता है, मजबूत होता है, जो मिट्टी और छोटे पत्थर इसके ऊपर होते हैं। सामान्य रूप से आपको जो पर्वत दिखाई देते हैं उसमें उसका जो बुनियादी हिस्सा, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जब भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो इसी हिस्से का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आप जब देखेंगे जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो एक झील का रूप ले लेते हैं। पिघल कर ये पानी जो होता है एक प्राकृतिक झील के रूप में इकट्ठा होता है पहाड़ों के ऊपर। अब ऐसे में ये जो ग्लेशियर्स लेक होते हैं, चूंकि ये ऊंचाई पर पानी इकट्ठा होता है इसलिए काफी खतरनाक होते हैं, और जब इसमें झील के अंदर एक विस्फोट की प्रक्रिया देखने को मिलेगी तो ये झील का जो पानी होता है ये नीचे की तरफ प्रवाहित होता है और नीचे की तरफ ये एक बड़े खतरे के रूप में एक बड़े विनाशकारी प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो आज हम समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया को। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है GLOF। तो GLOF की जब बात होगी अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है, अर्थात जो ग्लेशियर लेक्स ऊपर बनी होती हैं उसमें जो झील बनी होती है, झील की संरचना बनी होती है, उसमें जब ब्रस्ट की प्रक्रिया होगी, आउटब्रस्ट की प्रक्रिया होगी और वो पानी जब नीचे की तरफ प्रवाहित होगा उससे जो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं इसी को हम जानते हैं GLOF के नाम से।
तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो हिमनद होते हैं वो ऊपर ऊंचाई पर, आप यहां पर देख सकते हैं इस क्षेत्र में आपको यहां पर ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो क्षेत्र है ये मोराइन या हिमोड़ होते हैं, और बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है ये एक प्राकृतिक झील का रूप लेते हुए एक झील के रूप में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, यहां ये पानी इकट्ठा होता है इस ढलान वाले क्षेत्र में और एक झील का रूप ले लेता है। लेकिन ये जो बांध जैसी संरचना दिखाई दे रही है मोराइन या हिमोड़ के रूप में, यहां पर जो होती है ये संरचना कमजोर होती है, और जब ये टूटेगा तो साथ ही साथ ये जो विशाल जो पानी का भंडार है ये बहुत प्रेशर के साथ नीचे आएगा और ऐसी दिशा में ये विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो हम कह सकते हैं जो संचित जल है उसका अचानक आवेग के साथ जब नीचे बहाव होगा, जो कि इन हिमनद झीलों के साथ साथ जो रेत कंकड़ और बर्फ के जो अवशेष हैं इसके अंदर होते हैं, और ये भी उस बहाव के साथ नीचे आएंगे, और प्राकृतिक रूप से जो हिमोड़ होते हैं ये जो बने होते हैं मोराइन होते हैं ये मिट्टी के बांध की तुलना में कमजोर होते हैं, और जब ये टूटेंगे और ये बहाव के साथ ढेर सारे प्रेशर के साथ मलबे के साथ नीचे जब ये प्रवाह आता है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये विनाशकारी रूप लेता जाता है और इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहां पर आप और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि मिट्टी के ये बांध की तुलना में अगर इस मोराइन या हिमोड़ बांध को देखेंगे तो ये काफी कमजोर होता है, और जब पानी का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर लगातार ग्लेशियर्स अगर पिघलने की दर इसी कदर ज्यादा रहेगी तो पानी की मात्रा बढ़ते बढ़ते दबाव ज्यादा होने की वजह से अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ प्राकृतिक रूप से इनके साथ मिलेगी तो वो छेड़छाड़ इनको सपोर्ट करेगी इस बांध को तोड़ने में, और वो बांध टूटेगा और उसके बाद अचानक टूटने से ये जितना संचित जल है वो तीव्र आवेग के साथ कुछ मिनटों में ही भारी विकराल जो है भयानक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसी ही एक घटना 2023 में सिक्किम में आपको दिखाई दी, जहां पर 55 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस प्राकृतिक आपदा में, और एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया था इसी घटना की वजह से। इससे पहले कि आगे बढ़ेंगे चर्चा को हम और विस्तार देंगे, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में। साथ ही साथ आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस जो ऑफलाइन बैच है उसके संबंध में सूचना है कि हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे, इंग्लिश मीडियम 17 फरवरी शाम 6 बजे जयपुर में आईएएस फाउंडेशन बैच की बात करें 19 फरवरी सुबह 8 बजे, 24 फरवरी सुबह 11 बजे और 24 मार्च 5:30 बजे शाम से नए बैच का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ विस्तार से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 87501 वो नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ग्लेशियरों पर जो ये अध्ययन है ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है उसको भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए जो हिमालय क्षेत्र है वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, और जब इसका कंपेयर हम करते हैं आप देखेंगे इस अध्ययन में जो बातें बताई गई हैं यहाँ ये बताया गया है कि जो तापमान परिवर्तन है अगर वैश्विक रूप से आप देखें तो पिछले 100 वर्षों में आपको 1.6% जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस क्षेत्र को आप देखेंगे, हिमालयी क्षेत्र को आप देखेंगे तो विशेष रूप से जो पूर्वी हिमालय की अगर बात करें तो यहां पर एक दशक में जो वृद्धि है अर्थात 10 वर्षों में जो वृद्धि है वो है 0.1 डिग्री सेल्सियस से 0.8 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक। इस दर से ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। वहीं पर अगर वैश्विक औसत की बात करें तो वैश्विक औसत जो है 0.74 डिग्री सेल्सियस प्रति सदी, मतलब 100 वर्षों में 0.74 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर जो दर दिखाई दे रही है 0.1 से 0.8 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक, अर्थात 10 वर्षों में ही ये दर आपको दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर इस दर के तुलना में आप देखेंगे तो एक सदी तक जाते जाते 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जैसा कि इस अध्ययन में बताया गया है, जो कि हिमालय के लिहाज से ज्यादा गंभीर स्थिति है। अब देखिए वर्षा में भी परिवर्तन दिखाई दिया है। वर्षा पैटर्न की अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि इसके प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से इस सदी के अंत तक वर्षा में भी 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है, और वर्षा के पैटर्न में भी हमको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड पोल जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिमालय है उसको थर्ड पोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद बाहर अगर देखें, अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में ही हैं, तो यहां पर इसी वजह से इसको थर्ड पोल कहा जाता है। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं इनके अगर देखें आप तो 1.3 अरब लोगों के लिए ताजे पानी का मुख्य स्रोत है। ग्लेशियर्स आप जानते ही हैं क्या होते हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली बर्फ के एक बड़े पिंड के रूप में हम इनको कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जो कि धीमी गति से नीचे की तरफ सरकते रहते हैं। ये क्या होते हैं? कई वर्षों तक किसी भी क्षेत्र में इकट्ठी हुई जमी बर्फ की मात्रा होती है। जब बर्फबारी की घटना पिघलाव से ज्यादा होगी
तो वहां पर ग्लेशियर्स मेंटेन रहेंगे। लेकिन अगर पिघलाव जल्दी होगा और बर्फबारी की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ग्लेशियर्स कम होने लगेंगे। तो यहां पर ये जो इतने बड़े लोगों के लिए ताजे पानी का जो मुख्य स्रोत है, अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इस संबंध में भी एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस लिहाज से भी एक चिंता की बात है। साथ ही साथ अगर ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे तो जल का जो असंतुलन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो जल का स्तर है उसमें वृद्धि होगी, छोटे मोटे द्वीप ऐसे ही डूब जाएंगे। तो एक तो जल संतुलन की स्थिति खराब होगी, साथ ही साथ समुद्री स्तर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जो द्वीपीय देश हैं उन पर संकट जो है ज्यादा बढ़ेगा और पारिस्थितिक तंत्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उनके पिघलने की वजह से जो वन का क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और जो जीव जंतुओं का आवास है मनुष्यों के अलावा वो भी प्रभावित होता है। ऐसी दशा में जो एक संतुलन की स्थिति है वो डिस्टर्ब होती है। तो खैर वो एक अलग विषय है, इस रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया गया है। देखिए 5 वर्ग किलोमीटर से छोटे जो ग्लेशियर्स थे उनकी अगर बात करें तो वो सबसे तेजी से पिघल रहे हैं, इस अध्ययन में ये भी बताया गया। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं ये कहा गया कि 0.4% क्षेत्र प्रति वर्ष नष्ट हो रहा है। अब आप ये जो दर है हर साल की अगर बात करें तो 0.4% इस अध्ययन में ये कहा गया कि हर साल क्षेत्र ग्लेशियर्स के वो कम हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो अगर यही गति रही, इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो और भयावह स्थिति हो सकती है। देखिए राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम, बेसिकली ये जो घटना हो रही है, जो इस प्रकार की लेक में जो आउटब्रस्ट की घटना है उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये एक पहल की गई थी, जिसको कि NGRMP के नाम से जानते हैं। अब इस पर भी एक नजर डाल लें तो देखिए ये जो GLOF की जो घटना होती है उससे जो जोखिम होते हैं उससे निपटने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। और इसमें भारत सरकार ने क्या किया, इसके द्वारा एक अभियान चलाया और उस अभियान में 16 टीमों का गठन किया। इन 16 टीमों में से जो 15 टीमें थी उसने अपना अभियान पूरा भी कर लिया और 7 अभी और अभियान इसके द्वारा और ऐड किए गए हैं जो कि अभी जारी है, वो अभियान अभी चल रहे हैं। अभियान पर जाने वाली जो टीमें हैं वो कुछ चीजों को देखती हैं। क्या क्या देखती हैं, तो हिमनद झीलों की जो संरचनात्मक स्थिरता है, इस प्रकार की जो भी ग्लेशियर्स लेक बनी हुई है वो स्ट्रक्चरल कितनी स्टेबल है, इस बात को ये टीमें देखती हैं। साथ ही साथ जो उल्लंघन बिंदु होता है, कोई भी एक खतरे का निशान, जैसे आप देखे होंगे पुल पे पानी के लिए खतरे का निशान बनाया जाता है, उस लेवल से ऊपर जब पानी आता है तो हम कहते हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर है। तो वैसे ही यहाँ भी वैज्ञानिकों ने एक उल्लंघन बिंदु बनाया है कि वो उस उल्लंघन बिंदु से ऊपर तो ग्लेशियर्स के पिघलाव के बाद की सिचुएशन नहीं पहुंच गई है, तो इस बात का भी आकलन करते हैं। साथ ही साथ इस आधार पर खतरे को वो आकलन खतरे का करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे। जो प्रासंगिक जल विज्ञान और भू वैज्ञानिक नमूने हैं, अर्थात इस संबंध में जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता और प्रवाह दरों का मापन करेंगे कि पानी का जो प्रवाहित होने का, बहने का जो दर है वो क्या है, उसकी स्पीड क्या है। साथ ही साथ जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं उसकी भी पहचान करेंगे कि जहां पर खतरा ज्यादा है। साथ ही साथ जो निचले इलाकों के समुदाय हैं जिनसे कि अगर ऐसी आउटब्रस्ट की घटना होती है तो उसके बाद जो बेसिकली जो नीचे के लोग रहने वाली जो जनसंख्या का क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, तो उनको भी जागरूक करते हैं कि अगर ऐसी दशा आती है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ झील कम करने के उपाय और तकनीकी, मतलब जो झील में लगातार ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी की बड़ी मात्रा इकट्ठी हो गई है, उसको कम करने की तकनीकी के बारे में भी यहाँ पर प्रयास किया जाता है इन टीमों के माध्यम से, जिसका उपयोग क्या होगा, ग्लेशियर झील में पानी की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। अब NDMA जो 189 इन्होंने ऐसी उच्च जोखिम वाली झीलों को चयनित किया, 189 झीलों को चयनित किया जहां पर यह देखा गया कि ऐसी आउटब्रस्ट की घटना हो सकती है, यहां पर जोखिम ज्यादा है। ऐसे हिमनद झीलों की ग्राउंड ट्रूथिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब होता है कि जो भी हम अप्रत्यक्ष तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का वहां बिना गए डेटा जो कलेक्ट किया, जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आपने डेटा कलेक्ट किया, और दूसरा जो प्रत्यक्ष रूप से जो ऐसी टीमें जाकर डेटा कलेक्ट करती हैं। अब दोनों डेटाओं का मिलान किया जाएगा, उनकी तुलना की जाएगी और उसके बाद उसका सत्यापन किया जाएगा, जिसको कि हिमनद झीलों के ग्राउंड ट्रूथिंग जैसी संज्ञा का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो इसके आधार पर आगे की रणनीति और बनाई जाती है और भविष्य की दिशा तय की जाती है। तो ये आज का संदर्भ था। में बारी अभ्यास प्रश्न की है, तो चलिए चलते हैं। PYQ के लिहाज से एक प्रश्न होगा आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की महत्ता को देखते हुए, और एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में ग्लेशियर कवर का लगभग कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है।
विकल्प आपके सामने है 27, 37, 47 या 57%। और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए सवाल है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF क्या है। भारत में GLOF से संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसके रोकथाम हेतु आवश्यक कदम सुझाएं। तो ये आज का संदर्भ था। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।